नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में मैं अभिषेक आनंद गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियो आप कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और मोबाइल ऐप पर देख रहे हो, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता देखो ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्या होता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और चूंकि इस बार आपको पता है कि एसआई का जो एग्ज़ाम है वो कहाँ लिया गया है, वो एसआई का एग्ज़ाम पहले व्यापम द्वारा लिया गया था। अब इस बार किसके द्वारा लिया जा रहा है? इस बार सीजीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि सीजीपीएससी ने ऐसे एग्ज़ाम जो कैसे लिए हुए हैं, वनडे एग्ज़ाम लिए, जैसे सीएमओ एडीओ इस तरह के जो एग्ज़ाम लिए हुए हैं, इन एग्ज़ाम या खादी वगैरह का एग्ज़ाम, उसमें जो एग्ज़ाम है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वनडे वाले जो एसआई के द्वारा पीएससी के द्वारा लिए गए हैं, उन क्वेश्चंस की डिमांड बढ़ जाती है। और स्पष्ट तौर पर देखोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का दो एरिया है जहाँ से क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में ज़्यादा दिखाई देते हैं। एक है नगर नियोजन, हमेशा ध्यान रखना, नगर नियोजन से क्वेश्चन ज़्यादा है। और दूसरा क्या है? प्राप्त सामग्री, यानी विभिन्न स्थलों पर जो प्राप्त सामग्री है वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक स्पष्ट तौर पर माइंडसेट लेकर के चलना कि सिंधु घाटी सभ्यता जब भी पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, एक तो आपको ध्यान रखना है नगर नियोजन, दूसरा याद रखना है प्राप्त सामग्री विभिन्न स्थानों से क्या क्या हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता का पृष्ठभूमि देखते हैं, या कहना चाहिए कि सामान्य जानकारी देखती है। देखो इसमें सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम याद रखो, चार्ल्स मैसन का। तो जो चार्ल्स मैसन है ये एक इंजीनियर था। कहाँ का इंजीनियर था? ब्रिटिश इंजीनियर था। तो ब्रिटिश इंजीनियर था, इसलिए क्या हुआ, लाहौर में क्या हुआ था, एक ऐसे पटरी लगी हुई, देखते हो पटरी लगी होती है, और पटरी के अगल बगल में क्या होता है, ऐसे पटरी को आधार देने के लिए ऐसे सीमेंट के लगाए जाते हैं, एक तरह के कहना चाहिए कि सीमेंट के आधार बनाए जाते हैं। अब देखो ये जो आधार होते हैं ये पहले लकड़ी के होते थे। इसी की जगह पर क्या हो रहा था, यहाँ के मजदूरों ने सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब ईंटों का प्रयोग करना शुरू किया तो इसके ऊपर रेल भी चला करके देखी। अब देखा गया कि ये टूट ही नहीं रहा है। तो उनको समझ में आया कि इतनी मजबूत ईंटें कहाँ से प्राप्त हो रही हैं। तो सबसे पहले दिमाग में प्रश्न आया किसके? चार्ल्स मैसन के। तो इसने सोचा कि पता लगाते हैं कि कहाँ पर इतनी मजबूत ईंटें हैं। तो मजबूत ईंटें पता करने गया तो पता चला हड़प्पा नाम का क्या है, एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे खंडहर पड़े हुए हैं, और खंडहर में क्या है, खंडहर में ढेर सारी ईंटें हैं। इसको लगा तो उसमें जा करके देखा, और 3 दिन तक के कहते हैं कि मुआयना करता रहा। मुआयना करने के बाद उसको समझ में आया कि अरे ये जो सभ्यता है, हो सकता है कि ये जो सभ्यता है ये कैसी हो, जो पुरानी सभ्यता उस टाइम पे मानी जाती थी। दो सबसे पुरानी मानी जाती थी, कौन कौन सी? एक है सुमेरिया की और दूसरा कौन सी है? मिस्र की। तो हो सकता है कि सुमेरिया और मिस्र की सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता भारत में पाई जा सकती है, ऐसी उसने संभावना बता दी, ठीक। लेकिन संभावना बताई, लेकिन फिर हुआ क्या था, 58-57 की क्रांति हो गई थी। तो अंग्रेजों को ध्यान ही नहीं रहा, समझ रहे हो? अंग्रेजों को लगा कि यार ये सब बकवास पर क्यों ध्यान दें, तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इतना उसने किया कि अगर भारतीय इतिहास को अगर जान लिया जाए तो भारतीयों पर शासन करना आसान हो जाएगा। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने एक व्यक्ति की नियुक्ति की जिसका नाम क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम। किस रूप में करी? तो ध्यान रखना, एक विभाग की स्थापना है, पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, पुरातात्विक व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। तो अलेक्जेंडर कनिंघम बना, उसके बाद उसने क्या कर दिया, उसने पहले तो ध्यान ही नहीं दिया, कहना चाहिए दूसरे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जहाँ क्षेत्र ज़्यादा प्रसिद्ध थे, या अशोक पर ज़्यादा ध्यान रहा उस पर ध्यान दिया। लेकिन बाद में उसने क्या सोचा कि भाई किसी एक ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो व्यक्ति स्वाभाविक तौर पर इंटरेस्ट रखता हो इतिहास में। तो कौन था? तो वो कौन था? जॉन मार्शल। इसलिए जॉन मार्शल की नियुक्ति कर दी गई। जॉन मार्शल सबसे पहले कहाँ गया? यहीं पर गया, हड़प्पा में। तो हड़प्पा जाने के बाद उसने क्या किया, एक प्लान बनाया कि भाई अकेले नहीं जाते हैं, किसको लेकर के जाते हैं, यहाँ पर के जमींदार, जो ज़्यादा अच्छा जमींदार है उसको लेकर के चलते हैं। कौन है ज़्यादा अच्छा जमींदार? तो पता चला राय बहादुर दयाराम साहनी, वो ज़्यादा अच्छे भी हैं। और दूसरा क्या है कि राय बहादुर दयाराम साहनी जो है ना, राय बहादुर दयाराम साहनी, ये इतिहास में इंटरेस्ट भी रखते हैं, तो इनको लेकर के चला जाए। इसलिए इनको लेकर के गया गया यानी चला गया। और यहाँ पर जाने के बाद हड़प्पा को मुआयना करता रहा। मुआयना करने के बाद चूंकि ये सैनिक अधिकारी था, इसका दिमाग वैसे ही चलता था, इसलिए थोड़ा सा तीव्र निर्णय लेने वाला ये अधिकारी था। इसलिए इस जगह पर देखने के बाद उसने सोचा कि भाई ये हो सकता है सच में पुरानी सभ्यता हो। इसलिए ब्रिटिश सरकार को इस पर खर्च करने के लिए उसने दबाव डाला। दबाव डाला, इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर उत्खनन के लेकर के क्या कर दिया, उत्खनन को लेकर के यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया। तो समझना उत्खनन कैसा होता है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ समझना अच्छा है। उत्खनन का मतलब क्या है? देखो ये क्या होता है, ये एक तरह का संरचना होती है जहां पर उत्खनन किया जाता है, ठीक है। अब ये जो टीले होते हैं, इस संरचना का नाम क्या है? टीला। तो जो टीले होते हैं, इस टीले में ऊपर खोदोगे तो सबसे पुराना, सबसे नया मिलेगा, फिर उससे पुराना, फिर उससे पुराना, फिर उससे पुराना, नीचे जाते जाएगा। तो ऊपर से जब नीचे उत्खनन करोगे तो उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर उत्खनन बोलते हैं।
जबकि अगर अगल से बगल इस तरीके से अगर किया जा रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्षैतिज खनन। तो होता क्या था, ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे खनन करने में कम मजदूरों की आवश्यकता होती थी और आसानी से खींचा जा सकता था, लेकिन ये है कि वो संरचनाएं जो हैं वो टूटती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के कई ऐसे कीमती जो संरचनाएं थी वो टूट गई। ठीक है, लेकिन अगर क्षैतिज रूप से अगर इसको किया जाता तो हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के और भी बहुत सारी जो संरचनाएं हैं वो आज अच्छी स्थिति में हमको प्राप्त होती, लेकिन ये हो नहीं सका। उल्टा पाकिस्तान में ये क्षेत्र चला गया तो बिल्कुल केयर नहीं कर रहा पाकिस्तान। खैर वो तो भिखारी ही हो गया, जानते हो है ना, उसके पास पैसे कौड़ी नहीं है, तो वो क्या कर पाएगा। ठीक है, तो यही हुआ, ऊर्ध्वाधर उत्खनन यहाँ पर बड़ी मात्रा में हुआ। और फिर बाद में देखा इसने किसने, जॉन मार्शल ने, तो उसने क्या कर दिया, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कर दिया। तो यहाँ से हम आ जाते हैं दूसरी चीज पर जो हम देखने वाले हैं, नामकरण। तो नाम कितने हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम देखोगे टोटल 5 नाम करीब करीब या 6 नाम करीब करीब इसमें मिलते हैं। तो क्या क्या नाम दिया गया, तो देखो पहला नाम क्या है, हड़प्पा को पहला बार उत्खनन किया गया था, इसलिए क्या किया गया, हड़प्पा सभ्यता, ये नाम रख दिया गया, सिंपल। दूसरे नंबर पर सिंधु घाटी के आसपास का क्षेत्र था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता ये नाम कर दिया गया। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये दो नाम हो गए। इसके बाद तीसरा नाम है, दो ध्यान में रखना, ये क्या नाम है, मेलुहा। तो होता क्या था, जो व्यापारी थे कहाँ के, हड़प्पा के व्यापारी कहाँ जाते थे, ईरान में, मेसोपोटामिया या सुमेरिया की सभ्यता में वो जाते थे और वहाँ पर लंगर डालते थे, वहाँ पर व्यापार वाणिज्य करते थे। तो वहाँ के लोगों ने क्या कर दिया, सिंधु वासियों को एक नाम दे दिया, मेलुहा। ठीक है, मेलुहा। अमित त्रिपाठी की एक आपने पढ़ा हो तो पढ़ा ही होगा, अमित त्रिपाठी का एक साहित्य आता है, उसका नाम है, एक नॉवेल है ना, मेलुहा, जो पढ़ोगे तो कमाल का है, उसमें बताता है। तो ये मेलुहा तीसरा नाम हो गया। इसके बाद चौथा नाम देखते हैं इसमें से, तो चौथा नाम देखो यहाँ पर कांसे का उपयोग किया गया है, इसलिए इसको क्या कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। ठीक है, कांस्य युगीन। ठीक है, और इसके बाद एक लास्ट नाम इसका और आ जाएगा, और वो क्या है, नगर का, चूंकि यहाँ पर निर्माण बहुत सुंदर किया गया था इसलिए इसको क्या कहते हैं, नगरीय सभ्यता कहते हैं। तो देखो एक नाम किसने दिया, दो नाम किसने दिया कहना चाहिए, जॉन मार्शल ने दिया, पहला नाम उसने दिया ये सिंधु घाटी सभ्यता है, दूसरा नाम उसने दिया हड़प्पा सभ्यता है। लेकिन अन्य नाम जो है दूसरे लोगों के द्वारा दिया गया। मेलुहा किसके द्वारा दिया गया, तो मेलुहा दिया गया था सुमेरिया या मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों के द्वारा दिया गया था। इसके बाद कहोगे कांस्य युगीन सभ्यता, ये किस लिए दिया गया, क्योंकि कांस्य की वस्तुएं प्राप्त हुई वहां से, इसलिए दिया गया। जब नगरीय सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर मुख्य ध्यान किस काम में है, नगर की संरचना कैसी हो, नगर निर्माण कैसे हो, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहा गया। क्लियर है, तो ये था नामकरण वाला पोर्शन। इसके बाद हम आते हैं कहाँ पर, काल निर्धारण पर। ठीक है, तो काल निर्धारण, एक आप डेट याद कर लो, 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व का समय, ये किसका है, ये एनसीईआरटी का है। ठीक है, एनसीईआरटी। इसके अलावा एक और डेट अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, 2300 से लेकर के 2300 लेकर के, हाँ 1750 तक का। ठीक है, ये वाला जो डेट है ये किसका है, ये कार्बन रेटिंग 14 का है, कार्बन रेटिंग 14। ठीक, ये इसका है। तो दो तरह का डेट आप याद कर सकते हो, हालांकि एग्जाम में डायरेक्ट तौर पर ये नहीं पूछेगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि नए नए डेट लगातार चेंज हो रहे हैं, इसलिए इस पर क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। एक दो बार बनाया गया है ना, हालांकि इसमें ध्यान में रखना कि कुछ विद्वानों का जो है वो कई बार अटा कहना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए लेकिन पूछ लेता है। जैसे मॉर्टिमर व्हीलर का एक बार पूछ लिया, तो मॉर्टिमर व्हीलर का 25 नहीं, जॉन मैके का पूछा हुआ था। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके ध्यान में रहे, आप लिख लेना इसको, जॉन मैके। तो जॉन मैके का इसमें लिया हुआ है कब से कब तक का, 2800 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक का एक एग्जाम में लिया हुआ है। ठीक, सीजीपीएससी का एग्जाम था, मेरे ख्याल से असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग का एग्जाम था, उसमें पूछा हुआ था। ठीक है, तो इतना जाएगा नहीं है ना। अब जॉन मैके के अलावा कई इसमें विद्वान है, सब लोगों ने अपना अपना क्या किया, अपना अपना काल का निर्धारण किया हुआ है, अपने अपना निर्धारण करके बता दिया हुआ है। लेकिन जो ऑथेंटिक हो सकता है वो एनसीईआरटी और कार्बन रेटिंग 14 दोनों हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो अब इसको लिखते चलना। ठीक है, क्या क्या लिखते चले, मैं अब बार बार कह रहा हूँ लिखते चलना। देखो सामान्य जानकारी हमको क्या जानना है, सबसे पहले किसने देखा, चार्ल्स मैसन इंजीनियर ने देखा। फिर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष इसको बनाया गया, अलेक्जेंडर कनिंघम को। पहली नियुक्ति किसकी हुई, जॉन मार्शल की। जॉन मार्शल ने क्या किया, नामकरण कर दिया और 5 नाम दे दिए, और काल निर्धारण में एनसीईआरटी के अनुसार और यहाँ पर कार्बन रेटिंग 14 के अनुसार। बस इतना ही आपको लिख लेना है। ठीक, चलिए मैं आगे आता हूँ। इसके बाद आगे देखते हैं भौगोलिक विस्तार की, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से लेकर के कहाँ तक की फैली हुई थी। तो इसको मैं दिशा के आधार पर और थोड़ा सा मैप में भी आपको दर्शा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखो उत्तर में कहाँ तक की फैली हुई है, उत्तर में मांडा तक की फैली हुई है, और मांडा कहाँ तक के है, जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। इसके बाद दक्षिण में देखो, दक्षिण में कहाँ तक के है, दैमाबाद तक के है, और दैमाबाद जो जगह है वो कहाँ पर है, वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद पूर्व आ गया, ये भी ध्यान रखना है।
पूर्व जो है हम आलमगीर पूर्व में है, ठीक है। इसके बाद फिर देखोगे पश्चिम वाला, तो पश्चिम कहाँ पर है, सुतका गेंडोर, ये सुतका गेंडोर ये कहाँ पर पड़ता है, अभी तो पाकिस्तान का, इसका अधिकतर जो हिस्सा है पाकिस्तान में, हालांकि ये बॉर्डर बोलना चाहिए, पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर वहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में कहाँ तक, मांडा तक, दक्षिण में दैमाबाद तक, पूर्व में आलमगीरपुर तक, और पश्चिम में सुतका गेंडोर तक, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अच्छा, मैं एरिया दिखाते हुए चलता हूँ, देखो यहाँ पर से दैमाबाद दिख रहा होगा, इसके बाद यहाँ आलमगीरपुर दिख रहा होगा, ये दोनों एरिया दिखते हैं, लेकिन इसका उत्तर वाला क्षेत्र यहाँ पर नहीं दिखाया हुआ है मैप में, और इधर से सुतका गेंडोर और इसका आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर दिखता है, लेकिन यहाँ पर है सुतका गेंडोर, वो नहीं दिख रहा है मैप में, ठीक। लेकिन चूंकि मुझे बताना है इसलिए मैं बताता हूँ, एक दो बातें और इसमें ध्यान रखनी है। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये इस तरह का, ठीक है, और इस तरीके से ऐसे, तो ये क्या है, ये त्रिकोण आकार का है। इसके अलावा कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो यहाँ पर याद रखना 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, ठीक। कौन कौन से देश यहाँ पर आते हैं वो भी हमको समझ लेने हैं। तो कौन कौन से देश आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखो, ये एक देश दिख रहा है, ये कौन सा है, ये वाला एरिया, ये बड़ा एरिया, ये एरिया जो है अफगानिस्तान का है। इसके बाद ये वाला एरिया देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये जो है वो ये वाला एरिया, ये पाकिस्तान का है, ठीक है। और ये हमारे भारत का एरिया है, ये वाला एरिया, जिसमें कहना चाहिए कि ये वाला एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया जो है ये इतने आते हैं, ठीक है। तो जरा देखो कौन कौन से यहाँ पर से भारत में राज्य हैं, और कहना चाहिए कि किसका किसका कौन सा क्षेत्र यहाँ पर आता है। तो जरा मैं एक मैप में बनाता हूँ, ठीक है, एक रफ मैप मैं खींच रहा हूँ, आप इसको अपना रफ मैप क्या कर लेना, इसमें बना लेना अपनी कॉपी में। तो देखो यहाँ से कैसा है इसका मामला, तो देखो इस तरीके से ये भारत हो गया, और ये हो गया पाकिस्तान, और ये हो गया कौन सा, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का कौन सा भाग है सिंधु घाटी सभ्यता में, अफगानिस्तान का पूर्वी भाग है, ध्यान में रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर कहना चाहिए पाकिस्तान का कौन सा भाग है, तो पाकिस्तान का कौन सा है, संपूर्ण भाग, पूरा का पूरा भाग यहाँ पर है पाकिस्तान का, ठीक है। और इसके बाद फिर तीसरे नंबर पर देखोगे भारत का, तो भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं, क्लियर तरीके से समझ लो, यहाँ से महाराष्ट्र आएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला एरिया है गुजरात का, ठीक है। यहाँ पर से आ गया कौन, राजस्थान का, ये वाला एरिया है पंजाब का, पंजाब के जस्ट बगल में कौन है, हरियाणा है। इसके बाद फिर ये वाला एरिया पूरा का पूरा हो गया जम्मू कश्मीर का, और उसके बाद है यहाँ पर से उत्तर प्रदेश का, ठीक है। इतने सारे राज्य, हालांकि इसमें उत्तराखंड और हिमाचल भी आएंगे, लेकिन वो छूट जाते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर से कौन कौन से आ गया, उत्तर प्रदेश याद रखना है, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर याद रखना है, इसके बाद यहाँ पर पंजाब याद रखना है, इसके बाद यहाँ पर हरियाणा याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर से देखो, पंजाब बना लिए है ना, हरियाणा हो गया, हरियाणा ये हो गया पंजाब, ठीक है। इसके बाद फिर ये हो गया राजस्थान, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर है गुजरात, ठीक। इतने एरिया हैं हमारे यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करते हैं। कितना वर्ग किलोमीटर है, मैंने बताया 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इतना अगर आपको याद है तो सिंधु घाटी सभ्यता आपसे आराम से बनेगी, ठीक है। इसका राज्य विस्तार क्लियर हो रहा है यहाँ तक का। तो ये था भौगोलिक विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का। चलो आगे आते हैं, इसके बाद आगे तो इसके बाद जस्ट आगे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न आएंगे, ध्यान में रखना, वनडे एग्जाम ये फेवरेट है, ठीक है। और मैंने वही क्षेत्रों को लिया हुआ है जहाँ सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं, वही सामग्री उठाया हुआ है जानबूझकर, जहाँ से क्या होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, तो आपको क्या होगा, कई क्वेश्चन आपको ऐसे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको लेता हूँ, क्या क्या पढ़ने हैं अपने को, देखो तो अपने को सबसे पहले पढ़ना कौन सा है, ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, हड़प्पा, हड़प्पा पढ़ेंगे हड़प्पा का क्षेत्र देखेंगे। इसके बाद फिर क्या, मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, चन्हूदड़ो भी पढ़ना पड़ेगा। फिर गुजरात के 4 एरिया, देखो ये इंपॉर्टेंट है, गुजरात में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, लोथल, और लोथल के बाद यहाँ पर है धौलावीरा, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आएगा, ध्यान में रखना। इसके बाद कौन सा है, सूतकोतड़ा, इसके बाद है रंगपुर, ठीक। तो 4 इसमें है, इसमें धौलावीरा और लोथल, ये ध्यान में रखना। फिर आएगा दौमाबाद, दहमाबाद में गलत आंसर लिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसको देखेंगे, ठीक है। इसके बाद है कालीबंगा, एक इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके बाद बनावली, इसके बाद राखागढ़ी, और इसके बाद पंजाब में है एक, वो है रोपण, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा सबसे उत्तरी क्षेत्र जैसे कि मांडा है, ये वाला एरिया देख रहे हो मांडा, ये थोड़ा सा हम देख लेंगे, थोड़ा सा आलमगीरपुर देख लेंगे, थोड़ा सा सुतका गेंडोर देख लेंगे, दहमाबाद है ही। तो इस तरीके से सारा प्लेस यहाँ पर है, करीब करीब कितने प्लेस हैं, 14 से 15 प्लेस हैं, जहाँ पर मान करके चलो प्रत्येक प्लेस में 1 या 2 सामग्री मिलेगी ही मिलेगी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, ये 4 जगह, हालांकि चन्हूदड़ो में भी कम है, चलो मान लो कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, ये 3 जगह से क्या होगा, ये 3 जगह से सर्वाधिक सामग्री वाले प्रश्न बनते हैं, ठीक है, एकदम दिमाग में रखना।
तो ये कवर आपका हो पाएगा। अच्छा ध्यान रखना कि जब भी कोई प्लेस पढ़ रहे हैं तो हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर से खोज है ना, सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को कोई भी स्थल है तो उसको कब खोजा गया, उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुए, ठीक है। इसके अलावा जो उत्खनन करता है, उत्खनन करता, तो उत्खनन करता कौन था ये अपने को याद में रखना है। मैक्सिमम हो गया, हर जगह पर तो नदी नहीं मिलेगी, लेकिन नदी का नाम भी थोड़ा सा याद रख लेना है। इसके अलावा इसका लोकेशन याद करना है, वर्तमान में कहाँ पर है इसका, या हिंदी में जिसको हम कहते हैं अवस्थिति, अवस्थिति कहाँ पर है वो अपने को थोड़ा सा याद में रखना है, ठीक है। लोकेशन क्लियर है। इसके बाद फिर आ जाएगा एक लास्ट चीज़ है ना, वही चीज़ है प्राप्त सामग्री। इतनी ही चीज़ें आपको क्या करनी है इसमें पढ़नी है, ठीक है। इससे ज़्यादा भटकना नहीं है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम में आ चुका है उसको रिपीट करना है, क्योंकि देखो पहले सिंपल लेवल पर पूछेगा, बाद में उठी को कूट बना करके पूछ देगा। तो इस तरह के काम ये करते हैं, ठीक है, तो ध्यान में इसको रखना। चलो मैं आगे आ जाता हूँ। इसके बाद सीधे तौर पर प्रथम स्थल जिसका नाम क्या है, हड़प्पा, ठीक है। तो सबसे पहला आ गया हड़प्पा है ना। तो हड़प्पा जो क्षेत्र है वो कहाँ पर पड़ता है, पहले तो ये देखो कौन से देश में पड़ता है, ये पड़ता है पाकिस्तान में। क्लियर बात है, पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। आज़ादी के बाद ये जो क्षेत्र है इसको विभाजित कर दिया गया था। विभाजित करने के बाद भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका, जो बहुत बड़ा सिंधु घाटी का महत्वपूर्ण इलाका था, वो किस में चला गया, पाकिस्तान में चला गया। ये बात कन्फर्म तौर पर ध्यान में रखो। तो हड़प्पा देखो यहाँ से हड़प्पा हड़प्पा में कौन सा जिला अपने को याद रखना है यहाँ पर से, तो यहाँ पर से जिला याद रखना है, इसका नाम है मांटगोमरी जिला, ठीक है। मांटगोमरी जिला कहाँ पर है, पंजाब में है। और कहाँ का पंजाब, भारत का पंजाब नहीं, कहाँ का पंजाब है, हड़प्पा का। कब खोजा गया इसको ये भी याद रखो, ठीक है। इसको खोजा गया था 1921 में। किसके द्वारा खोजा गया, राय बहादुर है ना, दयाराम, ठीक है, साहनी, इनके द्वारा। ये कौन थे यहाँ पर के प्रभावी एक जमींदार थे जिन्होंने इस खोज को या इस स्थल को उत्खनन किया, और उत्खनन के बाद ढेर सारी ऐसी सामग्रियां मिली जो बेहद काम की हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण तरीके से इस चीज़ को समझना। सबसे पहला जो चीज़ मिला हुआ है क्या है, ग्रेनरी। ग्रेनरी का मतलब क्या होता है, हिंदी में ज़्यादा समझो, इसका नाम है अन्नागार। तो अन्नागार क्या होता है इसको समझे, जहाँ पर अन्न को एकत्रित करके एक स्थान पर रखा जाता है उसकी सुरक्षा के लिए, उस जगह का नाम अन्नागार कहते हैं। जैसे शस्त्र को रखते हैं तो शस्त्रागार होता है, वैसे ही अन्न को रखते हैं तो क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, अन्नागार कहलाएगा। तो यहाँ संरचना को समझ लो, ये जो है टोटल, ये गिनती में कितनी है, टोटल ये 6 हैं, ठीक है। तो 6 6 की पंक्तियों में, ठीक है, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल 6 पंक्तियाँ यहाँ पर और 6 पंक्तियाँ कहाँ पर, यहाँ पर। तो 6 6 पंक्ति में आकार के 2 यहाँ पर क्या मिले हुए हैं, अन्नागार, ठीक है। तो एक ही अन्नागार इसको गिनेंगे, लेकिन एक अन्नागार में 6 6 की पंक्तियाँ क्या है, 2 पंक्तियों में ये अन्नागार मिला हुआ था। इसका एक थ्री डी नहीं कहना चाहिए, एआई इमेज भी देखने को मिलेगा। देखो ये है एआई इमेज, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो संरचना है, ये वाली जो पोर्शन था इसमें 6 होंगी, ये वाले में 6, ठीक है, और इसके बाद ये जो बची हुई है इसमें 6 रही होंगी। लेकिन जो मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिला हो उसमें क्या है, एक ही आकार का अन्नागार मिला हुआ है, एक ही, जिसमें बहुत सारे सामग्री रखते रहते हैं। तो यहाँ से देखो कैसा बना होता था ये एरिया, देखो यहाँ से हवा जाने का जगह बना करके रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक तरह का स्टोर रूम जैसा बनाया हुआ, कितना सुंदर। अब ये टेक्नोलॉजी हमको मिलती नहीं है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का इन लोगों ने उपयोग किया, ये बात पता चलता है, ठीक। तो कितने स्मार्ट लोग रहे होंगे सिंधु घाटी के लोग, कितना सुंदर अन्नागार इन लोगों ने बनाया। तो ध्यान में रखना, अन्नागार कहाँ से मिला है, 6 6 की पंक्ति में 2 अन्नागार, हड़प्पा से। क्लियर। दूसरे नंबर पर हम आते हैं, यहाँ पर से देख रहे हो, इसको बोलते हैं शवाधान, ठीक है, शवाधान। शवाधान का मतलब होता है कि ऐसा स्थान जहाँ पर शव को दफन किया गया, उस जगह का नाम है शवाधान। तो शवाधान किस टाइप का अपने को याद रखना है, शवाधान जो है वो हड़प्पा से मिला हो, कौन सा, R37, ध्यान में रहेगा, मैं लिख दे रहा हूँ, R37 और H प्रकार का यहाँ पर क्या मिला हुआ है, शवाधान मिला हुआ है। यानी कि R37 H प्रकार क्या है, तो देखो उत्खनन करता, जब उत्खनन करते जाते हैं तो गिनती करते चलते हैं, उसी गिनती का नाम क्या है, R37 और H प्रकार। तो इसमें देखो ये 3 4 टाइप 5 टाइप का करीब करीब इसमें मिलेगा उत्खनन कार्य से विभिन्न प्रकार के शवाधान। जैसे युगल शवाधान है, ये मिटके में समाधान है, ये बॉक्सेस में समाधान है, ये युगल तो नहीं, एक एकल समाधान का निशानी है। इस तरह के समाधान मिलेंगे। देखो ये मटके में समाधान का ये दोनों उदाहरण है, ठीक। तो ये यहाँ से नहीं मिला हुआ, चित्र में डला हुआ है, ये कहाँ से मिला है, सूत कोटड़ा से मिला हुआ है। आपको क्या ध्यान रखना है, समाधान में R37 और H प्रकार का समाधान मिला है कहाँ से, तो वो मिला हुआ है हड़प्पा से। क्लियर है। इसके बाद फिर आते हैं तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर से, तो यहाँ पर देखो एक मूर्ति होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, इसको समझ लो, इसको कहते हैं मृण मूर्ति, ठीक है, मृण मूर्ति। इसको समझो कि मृण मूर्ति क्या होती है, इंग्लिश में इसका नाम याद करना है, टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा फिगर्स,
ठीक है। टेराकोटा फिगर्स का मतलब होता है कि पहले मिट्टी की क्या करें मूर्ति बनाई गई, उसको जला दिया गया और बाद में फिर कलर कर दिया गया। उस मिट्टी की मूर्ति को क्या कहते हैं? टेराकोटा फिगर्स। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता का, यानी कि जो हड़प्पा क्षेत्र है वहाँ पर स्त्रियों की बड़ी मात्रा में मूर्ति मिली है। जितनी भी मूर्ति देख रहे हो स्त्रियों की मूर्ति है बड़ी मात्रा में। अब ये मिली है, इस आधार पर इतिहासकारों ने क्या अनुमान लगाया, उन लोगों ने कह दिया कि ये कैसे थे, ये मात्र सत्तात्मक लोग रहे होंगे। ठीक है, मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक का मतलब है जैसे हमारे परिवारों में पिता का चलता है, वैसे ही इन परिवारों में माता का चलता था। ठीक है, इसलिए मात्र सत्तात्मक परिवार कहते हैं। वैसे भारत में आज भी है मात्र सत्तात्मक परिवार, जैसे केरल में है, जैसे कि मेघालय में है। ठीक है, कहीं कहीं पर जो है देखा जाता है मात्र सत्ता वहाँ पर चलती है। क्लियर है? तो ये तीन चीज़ें आपको मेन तौर पर याद में रखनी है। इसके अलावा एक चीज़ और याद कर सकते हो, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तो ये है बॉक्स में समाधान। ठीक है, बॉक्स में या डिब्बे में समाधान, ऐसा अगर बोलेगा तो ये भी सिंधु घाटी से मिला हुआ है। यही बॉक्स से समाधान है, यहाँ पर से ये मिला हुआ है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो एग्जाम में तो नहीं आया लेकिन लगता है कि महत्वपूर्ण है, वो क्या है? वो है श्रमिक आवास। ठीक है, श्रमिक आवास। तो प्राप्त सामग्री में आपको क्या क्या लिखना है? चार चीज़ें लिख लेनी है, छह चीज़ें लगभग मान के चलो। पहला आपको अन्नागार, छह की पंक्ति में 2 अन्नागार। दूसरा R37 और H प्रकार की समाधान मिली हुई है। तीसरा आपको याद रखना है कि मृण मूर्तियाँ मिली है स्त्रियों की बड़ी मात्रा में। इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को क्या मानते हैं? इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को मात्र सत्तात्मक समाज माना जाता है। इसके अलावा दो चीजें और, बॉक्स में समाधान मिला हुआ है या डिब्बे में समाधान मिला हुआ है। दूसरा इसमें श्रमिक आवास। इतना आप याद रखोगे तो आपसे बन जाएगा हड़प्पा का। क्लियर है? इसके बाद फिर मैं आ रहा हूँ मोहनजोदड़ो का। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो देखो ये कहाँ पर पड़ता है वर्तमान में? तो वह मोहनजोदड़ो पड़ता है कहाँ पर? लरकाना जिला में। ठीक है, लरकाना जिला पाकिस्तान में, लरकाना जिला है। ठीक है, कहाँ पर है? पंजाब में ही। ठीक है, कौन सी नदी है? सिंधु नदी है ना। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे था? वो रावी नदी के किनारे। ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये जो नदी के किनारे है वो कौन सा? सिंधु नदी, महत्वपूर्ण नदी के नदी किनारे है। किसने खोजा हुआ था? कब खोजा गया था? खोज खोजा गया तो बहुत आसान है, 1 साल बाद 1922 में इसको खोजा गया। किसने खोजा हुआ था? इसका भी नाम इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख लेते हैं, है ना। तो वो है रखाल दास बनर्जी। ठीक है, याद में रहेगा, रखाल दास बनर्जी, इसने इसको खोजा हुआ था। रखाल दास बनर्जी, ध्यान में रखना, इसने इसका उत्खनन किया। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो जो है एक जगह है, एक बड़ा सा टीला है जहाँ पर, ये इसकी विशेषता ये है कि मोहनजोदड़ो देखो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों क्या थी? राजधानियां थी इसकी। और मोहनजोदड़ो ऊंचाई के आधार पर क्या है? सबसे बड़ा क्या था? नगर था। अगर चौड़ाई के आधार पर बोला जाए, विस्तार के आधार पर अगर बोला जाए तो कौन सा? राखीगढ़ी है। ध्यान में रहेगा, राखीगढ़ी विस्तार के आधार पर सबसे बड़ा है और ऊंचाई के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है? मोहनजोदड़ो। क्लियर? तो मोहनजोदड़ो को देखो यहाँ से क्या क्या इसमें मिला हुआ है, प्राप्त सामग्री देखो। सबसे पहले जो प्राप्त सामग्री है वो ध्यान में रखनी है, वो कौन सी है? तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं वृहद स्नानागार। ठीक है, वृहद स्नानागार। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? बृहद स्नानागार को इंग्लिश में कहा जाता है द ग्रेट बाथ। ठीक है, द ग्रेट बाथ। तो द ग्रेट बाथ जो है, इस जगह को जॉन मार्शल ने आश्चर्यजनक निर्माण का, क्या है इसको समझे। तो देखो एक स्विमिंग पूल जैसी संरचना थी, जिसमें बीच में इतना बड़ा इसका चौड़ा एरिया बनाया गया था जिसमें जिप्सम बिछा दिया जाता था। और जिप्सम बना करके क्या करते थे? इसमें पानी भर देते थे और अपने धार्मिक कार्य करते थे। यहाँ पर नहाना धोना होता था, लेकिन तब जब धार्मिक कार्य आयोजित होते थे यहाँ पर आम लोग भी जा सकते थे और अमीर लोग तो जाते ही जाते, उच्च वर्ग के लोग जाते ही जाते थे। लेकिन ये है कि जब धार्मिक कार्य आयोजित होता था तभी यहाँ पर ये कार्यक्रम किए जाते थे, जिसको स्विमिंग पूल बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, द ग्रेट बाथ और वृहद स्नानागार उसी को ही बोलते हैं। दूसरा चीज आपको याद रखना है, यहाँ पर हमने देखा था अभी अभी, वो क्या दिखा था? तो इसको क्या कहते हैं हम? अन्नागार। ठीक है, अन्नागार। ठीक, तो अन्नागार जो है इसको देखो, अन्नागार जो है ग्रेनरी, यहाँ पर वो जो छह छह की पंक्ति में जो 2 अन्नागार थे, कहाँ? हड़प्पा से। उसका जस्ट एक, उसकी जो तली का आकार है वो क्या है? वो अकेले आकार किसका है? एक ही का, सिंधु घाटी सभ्यता में, वो है मोहनजोदड़ो का। तो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो जस्ट बराबर है किसके? हड़प्पा के। लेकिन वो छह छह की पंक्ति में और ये क्या है? एक ही पंक्ति में था। तो ये बहुत बड़ा अन्नागार ये रहा होगा। क्लियर है? इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कौन सा? एक मूर्ति मिली हुई है, देखो मूर्ति नहीं कहें, इसको कहेंगे हम क्या? मोहर। याद रहेगा, मोहर। तो मोहर किसकी मिली हुई है? एक को कहते हैं वृषभ मोहर। वृषभ, वृषभ, वृषभ का मतलब होता है कि ऐसे बड़े बड़े इसमें क्या होते हैं, इसका इसका ये बड़ा संरचना होता है और एक कुबड़ वाला एक बैल होता है, उसको कहते हैं वृषभ। वृषभ मुद्रा मिली है। इस मुद्रा में सिंधु घाटी का क्या दिखाई देता है? इस मुद्रा में सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि भी हमको देखने को मिलता है। तो ध्यान में रखना है वृषभ मुद्रा। अगला आते हैं, इसके बाद ये क्या मिला हुआ है? तो ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं नित्यांगना। ठीक है, लिख लेना, नित्यांगना नारी
कांस्य प्रतिमा, ठीक है, नृत्यांगना नारी कांस्य प्रतिमा, कहने का मतलब क्या हो गया, एक डांसिंग गर्ल है ना, विच इज मेड ऑफ कांसा, या कांसा कह लें या ब्रॉन्ज कह लें। तो कांसे से बना हुआ क्या मिला हुआ है, एक यहाँ पर मूर्ति मिली हुई है, किसकी, नारी की, जो यहाँ पर नृत्य कर रही है ऐसा लगता है, हालांकि देखने में लग नहीं रहा है कि नृत्य कर रही है। तो इस तरह का तो पता चलता है कि लोग मूर्ति कला में भी, कांस्य कला में भी माहिर रहे होंगे। ठीक है, अगला आते हैं, इसके बाद और क्या मिला हुआ है, तो यहाँ पर देखो ये स्पष्ट तौर पर पता चल रहा है, ये एक शतरंज का बोर्ड है। ठीक है, तो एक शतरंज का यहाँ पर बोर्ड मिला हुआ है, जिससे पता चलता है कि इस तरह का खेल ये खेलते थे। हो सकता है कि आज जो शतरंज चलता है वैसा ना हो, लेकिन इस तरह का खेल ये खेलते थे जरूर। इसके बाद देखो यहाँ पर अगला जो सामान मिला हुआ है वो क्या मिला हुआ है, यहाँ पर पुरोहित प्रतिमा है। ठीक है, एक पुरोहित की प्रतिमा है, या आर्च बिशप या ऐसी कोई क्या बोलते हैं, इसी को ही बोला जाता है पुरोहित की प्रतिमा को पुरोहित की प्रतिमा को इसको कहते हैं, है ना, प्रीस्ट किंग, है ना, प्रीस्ट किंग, ये इसकी प्रतिमा यहाँ पर मिली हुई है। कहने का मतलब है कि एक एक पुरोहित जैसा दिख रहा है, और इसने शॉल ओढ़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और इसने कुछ पट्टी जैसा संरचना यहाँ पर से बांध रखा हुआ है, इस तरह की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक, वैसे एक मूवी आई थी मोहनजोदड़ो, वो देखोगे तो उसमें इस तरह की संरचना वाले एक बाबा को दिखाया हुआ है। ठीक है, उससे कुछ याद हो जाएगा, मूवी देख लेना। आगे देखो इसके बाद और क्या मिला पुरो यहाँ पर से मोहनजोदड़ो में, तो यहाँ पर से कुएं का साक्ष्य मिला है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में कई जगह पर कुएं मिले, लेकिन घरों के अंदर जो कुएं पाए गए वो एकमात्र जगह है, कौन सा, मोहनजोदड़ो है, जहाँ पर घर के अंदर भी कुआं होता था। इतना अच्छा नागरिक सुविधाओं के साथ जीते थे। आगे देखो इसके बाद फिर आगे आगे देखो, तो एक और मुद्रा है, मुद्रा कहता हूँ मुहर है। मुहर कौन सी है, तो मुहर जो है यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है सिंह जैसी संरचना है, तो इसको क्या कहा गया, पशुपति शिव। ठीक है, ऐसा कहा गया, पशुपति शिव की एक मुहर प्राप्त हुई है, जो पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। इस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग हिंदू धर्म को मानते रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। दूसरा, ये पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए, इससे भी ये सोचा जाता है कि जो पद्मासन मुद्रा, इस आधार पर कहा जाता है कि हो सकता है कि सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित रहे होंगे, ये लोग जो है परिचित रहे होंगे किससे, योग दर्शन से या योगा से। ठीक है, ये है, ध्यान में रखना, पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए पशुपति शिव के मुहर, इतना ध्यान में रखना। ठीक, कुछ ना हो गया, ये टोटल 8 प्लेस हो गए। ठीक है, 8 सामग्री हो गई, इस सभी से क्वेश्चन आएगा, स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखना। क्लियर है, आगे आता हूँ मैं, चन्हू दड़ो। ठीक है, चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो को कब खोजा गया, तो चन्हू दड़ो का जो डेट है वो खोजा गया था 1931 में। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, सिंध में, और सिंध कहाँ पर है जानते ही हो, ये पाकिस्तान का एक प्रांत है पाकिस्तान का। ठीक है, यहाँ पर किसने खोजा था इसको, तो ये नाम आ जाएगा गोपाल मजूमदार, इन्होंने इसको खोजा था, गोपाल मजूमदार ने। ठीक है, तो ध्यान में रखना, चन्हूदड़ कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ समझने लायक वाली, तो यहाँ एक सभ्यता देखो साक्ष्य मिला है, इसमें एक परिवर्ती, है ना, परिवर्ती हड़प्पा का साक्ष्य मिला है। परिवर्ती हड़प्पा ये क्या है, थोड़ा मैं समझाऊं। सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हो गया, उसके बाद भी सिंधु घाटी सभ्यता बची थी, क्या कहना चाहिए, उसके अवशेष बचे हुए थे, या वो लोग परिवर्तित होकर बचे हुए थे, जो कहा जाता है डी के चक्रवर्ती के द्वारा। आगे बताऊंगा, डी के चक्रवर्ती ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो सभ्यता का रूप परिवर्तन हो गया। कहने का मतलब है पहले गांव थे, गांव थे वो शहर बन गए, शहर से फिर गांव बन गए, तो सभ्यता का रूप परिवर्तन की उन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की। इसी में एक संस्कृति पाई जाती है, जिस संस्कृति के आधार पर ऐसा कहा जाता है, जिसको कहते हैं झूकर व झांगर शैली, या झूकर या झांगर संस्कृति। झूकर झांगर संस्कृति के साक्ष्य यहाँ पर मिले हुए हैं, ध्यान में रहेगा। परिवर्ती हड़प्पा है, मैं पतन वाले में बताऊंगा, ध्यान में इसको रखना। इसके बाद दूसरा क्या मिला हुआ है, तो यहाँ पर देखो प्रसाधन सामग्री मिली है, यानी कि मेकअप किट मिला हुआ है पूरा का पूरा। प्रसाधन सामग्री क्या क्या उपयोग करते थे, तो देखो ये जो है, ये काजल रखने का इनका क्या है, एक जैसा छोटा सा संरचना है इसका। ठीक, काजल रखते थे, और इसमें क्या है, काजल को लगाते थे अपनी आंखों में। ठीक है, ये है। इसके बाद देखो ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, दर्पण है। ठीक, इसको कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि लिपस्टिक लगाने का है, और कई लोग कहते हैं इसको कि ये जो है वो क्या है, काजल लगाने का, ये जो है बाल पे लगाने का था। इसके अलावा यहाँ पर कंघी का भी साक्ष्य मिलता है। तो प्रसाधन सामग्री में देखोगे ध्यान से, लिपस्टिक, पाउडर, कंघा, काजल, ये 4 चीजें स्पष्ट तौर पर पाई गई हैं, दर्पण का साक्ष्य भी मिला हुआ है। तो प्रसाधन सामग्री ध्यान में रखना, कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के चन्हू दड़ो स्थल से। आगे आते हैं, इसके बाद कालीबंगा। कालीबंगा का जो डेट है वो याद में रख सकते हो, 1953 का है। किसने, कालीबंगा का अर्थ समझ लो, है ना, काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, अब देखो काले रंग की जो चूड़ियाँ हैं, है ना, कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, किसने उत्खनन कार्य इसका किया था,
तो ध्यान में रखना इसमें 3 नाम आता है। इसमें आता है एक विद्वान है घोष, एक विद्वान है थापर और एक विद्वान है लाल। तो 3 लाल आते हैं, 3 इसमें आते हैं, ठीक है। घोष, थापर, लाल, इन्होंने इसका उत्खनन किया था कालीबंगा का। कहाँ आएगा? राजस्थान में आएगा, स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखना। तो यहाँ से देखो फटाक से आता हूँ मैं, कालीबंगा सबसे पहले देखें। तो कालीबंगा जो है यहाँ पर क्या मिला हुआ है? तो सबसे पहला कालीबंगा एग्जाम में पूछा जाता है कि अग्निवेदी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो ध्यान में स्पष्ट तौर पर रखना, अग्निवेदी के साक्ष्य या यज्ञ के साक्ष्य या यज्ञ वाली जो वेदी होती है, जो बना होता है जिस पर यज्ञ किया जाता है, उसका साक्ष्य मिला है या नहीं मिला है, ध्यान में रखना। तो वो किसका साक्ष्य है? अग्निवेदी का साक्ष्य यहाँ से मिला हुआ है। इसके अलावा अग्निवेदी जहाँ पर थी, ये जो देख रहे हो संरचना अग्निवेदी की, ये संरचना है अग्निवेदी। तो अग्निवेदी की संरचना के आस पर क्या है? ऐसे हड्डी के टुकड़े भी मिले हुए हैं। तो हड्डी के टुकड़े मिले तो ऐसा पता चलता है कि लोग अंधविश्वासी भी रहे होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर क्या मिला हुआ है? ताबीज मिला हुआ है। तो ताबीज भी किसका संकेत होता है? अंधविश्वास का। तो ताबीज का संकेत भी यहाँ पर पाया गया हो, इस आधार पर कहा जाता है कि ये अंधविश्वासी रहे होंगे। आगे देखो, इसके बाद फिर आते हैं यहाँ पर से जूते हुए खेत का साक्ष्य, ये दिख रहा है। ये पूरा का पूरा एक खेत है जो जूते हुए खेत का साक्ष्य दर्शाता है। तो ये दूसरा चीज मिला हुआ है, ध्यान में रखना, जूते हुए खेत के साक्ष्य, है ना, जूते हुए खेत के साक्ष्य, ये यहाँ पर मिला हुआ है। एग्जाम में ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं, स्पष्ट तौर पर ध्यान रखना। इसके अलावा देखो ये 2 मुंडियाँ दिख रही हैं, इससे पता चल रहा है। तो एक महिला और एक पुरुष को यहाँ पर क्या किया गया है? दफनाया गया है। इसका मतलब एक तीसरी चीज मिली है, इसका नाम क्या है? युगल शवाधान मिला हुआ है। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है कालीबंगा में। पहला क्या रखना है? अग्निवेदी के साक्ष्य, दूसरा याद रखना है जूते हुए खेत का साक्ष्य, और तीसरा युगल शवाधान। ठीक है, अगला आता हूँ उसके बाद मैं लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। 1953 1954 में इसको खोजा गया था। कहाँ पर है? गुजरात में, मैंने बताया। ठीक है, इसके अलावा इसको किसने खोजा हुआ था वो याद में रखो, इंपॉर्टेंट नाम है। वो नाम है रंगनाथ राव ने इसको खोजा था। ठीक है, एक नदी है यहाँ पर एक किनारे, अजीब सी नदी है, एग्जाम में तो नहीं आता, भोगवा नदी। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे ये मिला हुआ है। तो भोगवा नदी के किनारे क्या क्या प्राप्त सामग्रियां, वो देखो लोथल से। तो देखो लोथल क्या था? एक बंदरगाह क्षेत्र है, ध्यान में रखना, बंदरगाह। ठीक है, तो बंदरगाह क्षेत्र, इसलिए इसमें क्या होगा? बंदरगाह मिलेगा स्वाभाविक तौर पर। तो यहाँ पर क्या है? लोथल मिलता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर लोथल है और लोथल से नदी, ये भोगवा नदी आती है। इसका मतलब है कि जो जिसको खंभात की खाड़ी बोलते हैं ना, ज्योग्राफी में पढ़े होगे, खंभात की खाड़ी, ये जो खंभात की खाड़ी का क्षेत्र है, इसी में क्या था? एक बंदरगाह स्थित था। तो एग्जाम में ध्यान रखना, पूछता है कि खंभात की खाड़ी में स्थित बंदरगाह या सिंधुकालीन बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था, ध्यान में रखना। इसके अलावा क्या होता था? लोथल में एक यहाँ पर से एक नदी जाती थी, भोगवा नदी। और भोगवा नदी मिलने से पहले ही क्या था? एक नहर बना लिया गया था। और नहर को अंदर ला करके क्या करते थे? यहाँ पर से एक डकयार्ड बनाते थे। मैं लिख रहा हूँ इसको डकयार्ड। अब डकयार्ड होता क्या था? डकयार्ड जो है, या फिर इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गोदीवाड़ा। तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। गोदीवाड़ा का मतलब होता है कि नहरों के जो जहाज होती हैं वो क्या होती हैं? सीधे तौर पर समुद्र में खड़े करके रख नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं? नदी के रास्ते अंदर आते हैं, कौन से? नाव लोग अंदर आते हैं। और नाव को क्या करते हैं? बना करके रखने के लिए एक स्टैंड रखा जाता है ताकि सामान को ले जाना लाना आसान हो जाए। उस जगह को बोला जाता है गोदीवाड़ा। इसका ओरिजिनल फोटो मिलता भी है, नेट पे भी मिल जाएगा। ये वाला जो देख रहे हो संरचना, ये स्पष्ट तौर पर गोदीवाड़ा की संरचना है। पुस्तक में या फिर कहे एक मैप अनुसार जो एक काल्पनिक दृष्टि से बनाया हुआ था वो इस तरह का है। बाकायदा साफ रखने के लिए इसको पानी की भी व्यवस्था थी, यहाँ पर से पानी, गंदा पानी निकाल देते थे, फिर साफ पानी यहाँ से आ जाता था। तो बहुत सुंदर व्यवस्था की गई थी लोथल में, ध्यान रखना, बंदरगाह। और दूसरा चीज़ याद रखना है गोदीवाड़ा। ठीक, एक बार में से पूछ रहे थे बच्चे कि क्या यहाँ पर लोथल से भी वो मिला हुआ है, यानी कि लोथल से भी क्या अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हुए हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है, लोथल से भी अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान, लेकिन एग्जाम में जो अभी तक पूछा हुआ है उसमें क्या आंसर लिया गया? उसमें कालीबंगा आंसर में लिया गया है। तो ध्यान में रखना। अगला मैं आता हूँ। ठीक है, अगला जो प्लेस देखो यहाँ पर से सूत कोतड़ा है, सूर कोतड़ा या सूत कोतड़ा। तो ये कब खोजा गया था? 1964 में खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया था? ये जगपति जोशी के द्वारा खोजा गया था। वर्तमान में ये कहाँ मिलता है? तो यहाँ पर ये गुजरात राज्य में मिलता है सूत कोतड़ा। ठीक है, खास बात यह है कि जो मटका है इसी में क्या किया गया था? छोटे छोटे बच्चों को, शव को दफनाया गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है इंग्लिश में पॉट म्यूटेरियल। ठीक है, पॉट मटेरियल, या इसी को ही क्या कहते हैं? मटके में शवाधान। ठीक है, मटके में शवाधान, यानी मटके के अंदर बच्चों को रखकर दफनाया गया था, मटके में शवाधान। ये ध्यान में रखना, सूत कोतड़ा से। ठीक है, ये ध्यान में रखना, एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं रंगपुर। रंगपुर से क्या मिला हुआ है? एक ही चीज़ अपने को याद रखना है, बांट मिला हुआ है
और ये बांट आप देख रहे हो। कब खोजा गया इसको फटाक से देखें। 1900 यहाँ पर 57 में इसको खोजा गया था, ठीक है। किसने खोजा, तो वही आदमी है रंगनाथ राव, ठीक है। रंगनाथ राव जिसने किसको खोजा था, जिसने लोथल को खोजा हुआ था, उसी ने इसको खोजा। और क्या मिला हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है बांट। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग बहुत माहिर थे व्यापार वाणिज्य में। जो बांट बनाए गए थे वो एक आकार के थे, यानी 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जितने भी बांट पाए जाते थे वो सभी एक माप के और एक वजन के भी होते थे, समझ लो। तो इसका मतलब ये हो गया कि लोग व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से बहुत आगे लोग रहे थे सिंधु घाटी के लोग, ठीक है। अगला आते हैं धौलावीरा। यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन सीजीपीएससी और व्यापम वाले बना रहे हैं, तो स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखना। ये 1992 1993 में इसको खोजा गया था। किसने इसको खोजा था तो याद में रखना है जोशी व विस्ट, ठीक है। जोशी व विस्ट, इनका दोनों नाम मैं बताता हूँ। जोशी का नाम है जगपति जोशी, जो अभी सूर्यकोटड़ा में हमने देखा। और विस्ट मतलब क्या, रविंद्र सिंह विस्ट ने इसको खोजा हुआ था, क्लियर है। दोनों ने मिल करके खोजा। कहाँ पड़ता है, वर्तमान में ये पड़ता है गुजरात में, ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा का अर्थ भी याद कर लो। इसको बोलते क्या है, सफ़ेद रंग का कुआं, ऐसा इसका अर्थ होता है भाई, ठीक है। सफ़ेद रंग का कुआं। देखो क्या क्या मिला हुआ है, तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है क्या, शैलकृत जलकुंड मिला हुआ है। शैलकृत जलकुंड, ठीक है। क्या मिला हुआ है, शैलकृत जलकुंड, ये मिला हुआ है, ध्यान में रहेगा। शैलकृत जलकुंड कहने का मतलब क्या है, शैलकृत जलकुंड का। तो देखो ये जो जलकुंड बना हुआ था इसमें शैलें लगी हुई थी। यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा ईंटे से डिजाइन था, ठीक है। और बहुत अच्छी यहाँ पर कहना ड्रेनेज सिस्टम, या कहें कि इस पे जो जल प्रणाली थी वो बहुत अच्छी थी। एग्जाम में कभी आए ध्यान रखना, उन्नत जल प्रणाली कहाँ पर, धौलावीरा। देखो देखो ये जो धौलावीरी एरिया है ना, वो कहाँ पर पड़ता है, गुजरात के कच्छ एरिया में पड़ता है। और कच्छ एरिया एकदम सूखा वाला इलाका है, इसलिए वहां पर क्या किया, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी की सिंधु वासियों ने, ठीक है। तो यहाँ से देखो डैम मैं बना दे रहा हूँ, ये डैम है, ये डैम है, ये डैम है और ये डैम है। इस तरह के शैलकृत जलाशय यहाँ पर 4-5 जलाशय मिले हुए हैं, कहाँ पर से, धौलावीरा में। इसलिए ये ध्यान में रखना, शैलकृत जलकुंड एग्जाम में आएगा। इसके बाद देखो ये थोड़ा सा इसका एक है ना लेआउट है किसका, धौलावीरा का। तो धौलावीरा का जो लेआउट है देखोगे, ये सेरेमोनियल है। सेरेमोनियल का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, तो सेरेमोनियल कहेंगे। यहाँ पर से स्टेडियम का साक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ पर स्टेडियम देखा होगा, ऐसे ऐसे रहता है स्टेडियम बैठने के लिए, ठीक है, ऐसे। तो स्टेडियम इस तरह की संरचना यहाँ पर मिली है, ये देख रहे हो, ये वाला स्टेडियम का इलाका है। तो इतने विकसित लोग थे लोग कि स्टेडियम तक बनाकर इन लोगों ने रखा हुआ था। तो इसलिए ध्यान में रखना, स्टेडियम के साक्ष्य धौलावीरा से एग्जाम में आता है। अगला आते हैं इसके बाद देखो साइन बोर्ड ऑफ धौलावीरा, यानी कहने का मतलब है 10 बड़े आकार के लेख पत्र, ठीक है, या शिलालेख बोलना चाहिए। शिलालेख तो नहीं, लेख पत्र ज़्यादा ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक लिखा हुआ दिख रहा होगा, इस तरह की संरचना जो इस तरह का है, इस तरह का लिखा हुआ एक बड़े से एरिया में मिला हुआ है। ऐसे बड़े बड़े एरिया 10 जगह से मिले हुए थे, जैसे सिंधु घाटी की लिपि मिलते हैं। हालांकि अभी तो इसको पढ़ा नहीं गया, लेकिन 10 लिपियाँ यहाँ पर से मिली हुई हैं, क्लियर है, ठीक है। लिपि लेख लेख मिले हुए हैं आगे। इसके बाद देखो धौलावीरा जो महत्वपूर्ण जगह है, धौलावीरा के साथ क्या है, धौलावीरा में जो है वो पूरा का पूरा जो नगर था वो 3 भाग में था। पहले को क्या बोलते हैं, लोअर टाउन यानी निचला नगर। दूसरे को क्या बोलते हैं, मिडल टाउन यानी मध्य नगर। और तीसरा एक एरिया बनाया गया था सिटाडल का। सिटाडल का मतलब गढ़ होता है। तो 3 एरिया थे, एक निचला एरिया, मध्यम एरिया और एक गढ़ एरिया। तो 3 एरिया में बनाया गया था धौलावीरा को। तो उस पर पढ़ाते हैं क्या, नगर, है ना। इसको बोलते हैं 3 नगरों के अवशेष या 3 नगरों के साक्ष्य, ये ध्यान में रखना है। 3 नगरों के साक्ष्य मिले हुए हैं कहाँ पर, धौलावीरा में, ठीक। तो यहाँ पर 4 चीज़ याद रखना, धौलावीरा में क्या क्या आपने को याद रखना है। पहला शैलकृत जलकुंड याद रखना है, दूसरा 10 बड़े आकार के लिपि लेख मिलते हैं, स्टेडियम का साक्ष्य मिलता है, और यहाँ पर 3 नगरों के अवशेष मिलते हैं। इतना था धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा के बाद हम आ गए रोपड़ में। यहाँ पर बहुत छोटा छोटा है रोपड़, देखो रोपड़ को कब उत्खनन किया गया, रोपड़ का जो उत्खनन का डेट है वो है 1950 का, ठीक है। और किसने किसको किया हुआ था, बी लाल ने इसको किया। वर्तमान में कहाँ पड़ता है, भारत के पंजाब में पड़ता है, ठीक है। ये भारत के पंजाब में क्या मिला हुआ है, एक ही चीज़ देखो, ये है, ये जो है ह्यूमन है, ये आदमी है, ठीक है। और यहाँ पर एक हड्डी और मिली हुई है कुत्ते को, ठीक है। तो यहाँ पर मानव व कुत्ते को एक साथ दफनाया गया, ठीक है, एक साथ दफनाया गया, इसका साक्ष्य मिलता है, तो ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको याद होगा कि पाषाण काल में हमने पढ़ा था, पाषाण काल में एक जगह है बुर्जहोम, वहाँ से भी ऐसी संरचना मिली है, मानव को और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया। इस आधार पर बोलते भी हैं कि कुत्ता जो है वो पहला पालतू पशु जानवर रहा होगा, ठीक। अगला आते हैं इसके बाद देखो राखी गढ़ी। यहाँ पर राखी गढ़ी को कब खोजा गया, 1927 में, जो कहाँ पड़ता है वर्तमान में, वो पड़ता है हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा। किसने खोजा था,
सूरज भान, ये ध्यान में रहेगा, सूरज भान, इन्होंने इसको खोजा हुआ था। क्लियर है। इसमें देखो यहाँ पर क्या याद में रखना है अपने को, भारत में स्थित है ना, ये जो इतना भी पूरा स्थल है भारत में स्थित, स्थित सबसे बड़ा पूरा स्थल, यानी कि भारत में स्थित जितने भी उत्खनन वाले क्षेत्र हैं उनमें सबसे बड़ा उत्खनन क्षेत्र किसका है, राखी गढ़ी का है। क्लियर है, राखी गढ़ी। इसके बाद फिर आते हैं लास्ट की तरफ आते हैं बनावली। बनावली को कब खोजा गया था, 1973 में खोजा गया था। किसके द्वारा किया खोजा गया था, रविंद्र सिंह बिष्ट, अभी अभी देखे थे, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसको खोजा। वर्तमान में कहाँ पड़ता है, हरियाणा में ही पड़ता है ये भी। तो इसमें एक ही चीज़ अपने को याद रखना है, इसका जो रोड वाला इलाका है, ये देखो ये 5 तरह के चौराहे थे, तो यहाँ पर से एक चीज़ अपने को याद रखना है, सड़कें स्टार पर काटती थी। ठीक है, सड़कें स्टार पर काटती थी। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर में सड़क मिले हैं वो एक दूसरे को ऐसे समकोण पर काटते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो समकोण पर ना काट करके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टार पर काटती हैं, यानी कि 5 रास्ते एक जगह पर आकर के मिलते हैं। उस संरचना को भी इन लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ था, एकदम नापा जोगा बनाया हुआ था। ठीक है, तो ये था बनावली, है ना। अगला आते हैं, इसके बाद है आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर को कब खोजा गया, आलमगीरपुर जो है 1900, है ना, 1982 का है ये। ठीक है, आलमगीरपुर। ठीक है, यहाँ से क्या मिला हुआ है, एक ही चीज़ अपने को याद में रखना है आलमगीरपुर में, वो क्या है यहाँ पर याद रखना है, देखो यहाँ से देखो ये है चौकी। तो चौकी किसका बनाया हुआ है, ये रोटी बेलने वाली चौकी है। ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, तो इसमें खोजकर्ता वगैरह का नाम भी छोड़ सकते हो, लेकिन ये ध्यान में रखना है चौकी है ना, ये ध्यान में थोड़ा सा रख सकते हो। मांडा आ गया मांडा में भी। ठीक है, तो मांडा जो है इसका उत्खनन क्षेत्र वगैरह ध्यान रखने की जरूरत नहीं, सबसे उत्तरी क्षेत्र है ये, आप ध्यान में रखो। और उत्तरी क्षेत्र यहाँ पर क्या मिला हुआ है, तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर से क्या मिली है, मोहरे मिली हैं, अगले अगले अनेक प्रकार की मोहरे, इतना आप याद रखो। सुत का गेंडोर, हालांकि ये बहुत ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं, लेकिन देखो सुत का गेंडोर कैसा है, पश्चिमी क्षेत्र है, लेकिन ये सबसे बेकार इलाका हो गया सिंधु घाटी का, क्योंकि देखो ये पाकिस्तान एरिया में बड़ी मात्रा में आता है और पाकिस्तान यहाँ पर बड़ी मात्रा में उत्खनन कर रहा है, वहाँ से खनिज पदार्थ निकाल रहा है और ये एरिया पूरा बर्बाद हो गया। एक फोटो भी मिलना मुश्किल है सुत का गंडोर का नेट पे, ऐसी स्थिति है, लेकिन आप ध्यान रखना पश्चिमी क्षेत्र था ये। ठीक है, तो इतना में काम चल जाएगा। सिनौली, अभी ये क्या हुआ था, 2024 में आया हुआ था एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको डाला हुआ है। सिनौली कहाँ है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। और यहाँ से क्या मिला हुआ है देखें, 2005-06 में इसकी उत्खनन कार्य शुरू हुई थी और अभी इसमें मिला हुआ है क्या, तो यहाँ पर से एक चीज़ मिला है जिसको बोलते हैं क्या इस चीज़ को बोला जाता है ताबूत, है ना, ताबूत में समाधान, ताबूत में शवाधान, यानी कि जैसे कि मुस्लिमों में या ईसाइयों में दफनाया जाता है तो क्या करते हैं, ताबूत रख करके दफनाते हैं, तो उसी ताबूत में रखा हुआ दफन किया हुआ एक शवाधान मिला हुआ है सिनौली से, उत्तर प्रदेश से। ठीक, तो इतने हो गए, ये था प्राप्त सामग्री। अब जितनी भी सामग्रियाँ बताया हुआ है ये सब एग्जाम के इंपॉर्टेंस से बनाया हुआ है, या कहना चाहिए एग्जाम में आया हुआ है या आने की संभावना उससे बनाया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आ चुके हैं एग्जाम में, तो स्पष्ट तौर पर दिमाग में रखना। ठीक, आगे आते हैं, इसके बाद देखो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। नगर नियोजन का मतलब है टाउन प्लानिंग। ठीक है, टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग देखोगे तो नगरों को कैसे ये लोग बनाते थे, इसको मैंने ये बांट रखा है अलग अलग जगह पर, आप इसको पहले लिख लेना, उसके बाद जो मैं बना रहा हूँ उसको आप बना भी लेना। तो पहला देखो नगर विभाजन, नगर विभाजन कैसे करते थे, जो भी नगर का जगह था उसको 2 भागों में बांटते, और वो एक तरफ क्या करते थे, इधर ईंटें लगा दिया मान लो, और ईंटें लगा करके इस नगर को क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, तो उसको कहते हैं ऊपरी नगर, या इसी को ही क्या कहेंगे, पश्चिम एरिया में आ जाता है इसलिए इसको पश्चिमी नगर कहेंगे। दूसरा क्या होता था, ये नगर नीचे हो जाता था, इसको कहते थे निचला नगर। ठीक है, इसको कह देते थे निचला नगर, ऊपरी नगर और निचला नगर। ठीक है, तो 2 भागों में बटा था, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। तो नगर विभाजन 2 भागों में किया जाता था। इसमें ध्यान रखना कि जो ऊपरी नगर है, ठीक है, ऊपरी नगर में 4 टाइप के लोग रहते थे, इसमें योद्धा रहते थे, इसमें व्यापारी रहते थे, ठीक है, और नहीं 3 प्रकार के लोग, योद्धा, व्यापारी और पुरोहित, ये यहाँ पर रहते थे, और चौथे टाइप के जो लोग हैं, आम लोग, श्रमिक लोग, यहाँ पर रहते थे। तो इस तरीके से नगर का विभाजन था। नगर स्थापना, तो हमेशा ध्यान रखना एक ही बात, नगर हमेशा कहाँ किया जाता था, नदी के किनारे, लेकिन फिर भी कुछ नगर ऐसे हैं जो नदी के किनारे नहीं थे फिर भी स्थापित हुए, जिसमें सबसे अच्छा जो उदाहरण हो सकता है वो किसका है, तो वो है सुत का गेंडोर का। ठीक है, वो नदी के किनारे नहीं था पूरी तरीके से, एक चट्टान पर बना हुआ था, और व्यापार वाणिज्य के कारण काफ़ी प्रसिद्ध था, इसलिए वो नगर के रूप में स्थापित हो गया। ठीक है, तो नदी ध्यान में रखना। रिहायशी मकान, ठीक है, तो मकान कैसे बनाए जाते हैं, देखो एक मकान की संरचना इसमें डली हुई है। तो मकान में क्या करते थे, सबसे पहले बीच में एक आंगन डाल देते थे,
और आंगन के आसपास क्या करते थे, यहाँ पर से कमरे बनाए जाते थे। तो कमरे क्या होते थे, 4 से 5 करीब कमरे। ये कमरा है, ये कमरा है, ये कमरा है, और यहाँ पर से ये किचन है, ये वाला इलाका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रसोई, इसको बना दिया। मंजिलें कितनी होती थी, 2 3, एक तो होती थी, 1 2 3 और 4 तक की मंजिलें। यानी कैसी मंजिलें थी, बहुमंजिलें यहाँ पर इमारतें बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद फिर देखो रोशनदान, प्रत्येक कमरे में रोशनदान होता था, ये व्यवस्था थी। इसके बाद सीढ़ी भी बनाई गई होती थी और सीढ़ी से लोग ऊपर जा सकते थे। आगे देखो, इसके बाद फिर अगला है जाल प्रणाली। जाल प्रणाली को क्या कहते हैं, ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम का मतलब समझो, देखो होता क्या था, ग्रिड प्रणाली में जो जगह है उसको बांट लेते थे ऐसे ऐसे डिब्बों में, और ऐसे डिब्बों में बांट करके क्या करते थे, ऐसे डिब्बे में उसको बांट देने के बाद एक जगह को रखते थे, और पहले क्या करते थे, सड़कों को बनाते थे ऐसे, जो समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं, और सड़कों को बना करके आने वाली नाली और बाहर जाने वाली, यानी कि नगर के अंदर पानी लाना है तो उस नाली को क्या कहते हैं, आगत नाली, और जो बाहर जाते हैं उसको कहते हैं निर्गत नाली। तो यहाँ पर देखो ड्रेनेज सिस्टम है, इसको दो भागों में बांटते थे, आगत और निर्गत। क्लियर है, आगत नाली और निर्गत नाली। ठीक, तो आगत नाली में पानी अंदर आता था, निर्गत नाली में पानी बाहर जाता था, और बाहर जा करके एक जगह पर होता था जिसको कहते हैं मानस मुखे। तो ये जो मानस मुखे होते थे, यहीं पर गंदा पानी जाता था और एकत्रित होता था, उसको कहते हैं मानस मुखे। क्लियर हो गया, तो ये था ड्रेनेज सिस्टम भी मैंने बता दिया। और जाल प्रणाली, जाल प्रणाली सिंपल है, देखो यहाँ पर से बना हुआ है, सब जगह जाली जाली जैसी संरचना है, ताकि क्या हो, नगर वहाँ पर स्थापित हो सके। क्लियर है, इसके बाद फिर आ जाए जोड़ने वाली सामग्री। सीधे आपको याद करना है, गीली मिट्टी का उपयोग करते थे, जिप्सम का उपयोग करते थे, डामर का, चूने का, इसका उपयोग किया जाता था। सड़कें मैंने बताया, सड़कें कैसी थी, समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, यानी कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। क्लियर है, तो जो समकोण पर इसको काटती थी, लेकिन एक उदाहरण मिलता है कहाँ का, बनावली का, अभी अभी हमने पढ़ा, बनावली की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती, स्टार पर काटती हैं, याद आ रहा है। ठीक, तो ध्यान में रखना। इसके बाद सुरक्षा प्राचीरें, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो ये एक फोटो दिख रहा है जिसमें एक बड़ी बड़ी यहाँ पर क्या है, प्राचीरें बनाई गई हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी प्राचीरें, आदमी देखो इतना छोटा है, तो बड़ी बड़ी प्राचीरें बनाई गई थी, सुरक्षात्मक दीवारें, या बड़ी बड़ी दीवारों को क्या कहते हैं, प्राचीरें, वो बनाई गई थी यहाँ पर। ठीक है, तो बड़ी बड़ी प्राचीरें यहाँ पर बनाई गई थी, ध्यान में इसको रखना। इसके बाद एक लास्ट बात है, ईंटें। तो ईंटें देखो यहाँ पर से हमने बनाया हुआ है, ईंटा ये है, इस तरह का ईंटा होता था। तो ईंटा 3 4 टाइप का है, देखो ईंटा जो है कच्चा ईंटा है, पक्का ईंटा है, षटकोणाकार ईंटा भी होता था, नॉर्मल ईंटा जो देख रहा है वो भी होता था, पट्टाकार ईंटा भी होता था। पट्टाकार मतलब उसका जो चौड़ाई वाला एरिया उसको बड़ा कर दिया जाता था, ताकि उसको रखने पर भारी वस्तुएं उसके ऊपर रखी जा सके, वैसी वाली ईंटें भी यहाँ पर पाई गई हैं। तो ये पूरी की पूरी क्या होगी, नगर संरचना हो गई। इसमें एक चीज़ और बताना रह गया, जो निचला नगर है, इनके जो मकान होते थे, इसमें असमानता पाई गई है। सीएमओ एग्जाम में आया था तो कई लोग गलती करके आ गए थे। ठीक, तो ध्यान में रखना, गलती ना हो। तो ये था नगर नियोजन। आगे आते हैं इसके बाद, देखो सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति को देख रहे हैं, आर्थिक स्थिति कैसी थी इन लोग की। तो आर्थिक स्थिति में देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कृषि। ठीक, और क्या पढ़ते हैं इसमें, पशुपालन। तो दोनों चीज़ मैं समझा रहा हूँ। तो देखो कृषि का मतलब है, कृषि जो है वो इनका बहुत बड़ा योगदान है। कृषि में इन लोगों ने क्या क्या किया, इन लोग 2 फसली खेती की शुरुआत कर लिए, इन लोग 8 प्रकार की खेती की टेक्निक ये लोग जानते थे। इसके अलावा इन लोग जो है वो थ्रेसिंग टेक्निक इनको आता था, जुताई टेक्निक इनको आता था, बुआई की टेक्निक इनको आती थी। ठीक है, थ्रेसिंग आता था। तो हर तरह की जो कृषि में आज प्रणाली उपयोग होती है वो सारा टेक्निक ये लोग जानते थे कृषि के मामले में। क्लियर है, 8 प्रकार की फसलें, इसमें एक फसल विशेष तौर पर ध्यान में रखना है, वो कौन सी है, कपास है। ठीक है, कपास फसल विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, जिसको क्या कहा जाता था, सिंडन कहा जाता था। ठीक, ध्यान में रखना, एक बार आया एग्जाम में, कपास को सिंडन कहते हैं, सिंपल। पशुपालन में आ जाओ, तो देखो पशुपालन में 2 बात पहले याद रखनी है। एक तो ये है कि गाय को और घोड़े को, ये दोनों को पालने का साक्ष्य यहाँ नहीं मिला है। हालांकि गाय की हड्डी तो हमें मिली ही नहीं है, घोड़े की हड्डी मिली है, वो भी दूसरे काल की है, तो ये हड्डी भी इनकी नहीं मिलती। तो ये थोड़ा हैरानी होता है कि यार विषम मुद्रा मिली हुई है तो बैल मिला हुआ है तो गाय कैसे नहीं मिलेगी, तो हैरानी होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, पशुपालन में लगभग सभी पशुओं से ये परिचित थे, लेकिन 2 पशुओं को पालने का साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। तो देखो यहाँ पर पशु का उपयोग कर रहे हैं, ये यहाँ पर देखो ये वाहन के रूप में उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं, यहाँ पर बड़ी मात्रा में पशु का उपयोग कर रहे हैं। तो पशुपालन ध्यान में रखना है। अगला आते हैं व्यापार वाणिज्य। तो व्यापार वाणिज्य में देखो मैंने बताया था अभी अभी, यहाँ पर बांट का उपयोग करते थे, हमने देखा था रंगपुरों मिले हैं बांट ढेर सारे। इसके बाद यहाँ पर से देखो इनकी अपनी एक क्या होती थी, मुहर होती थी। इस मुहर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। ठीक है, यूनिकॉर्न नाम का एक जानवर होता था जो घोड़े के जैसा दिखता था, लेकिन उसका माथे पर क्या था, एक सिंग हुआ करता था। तो इसलिए यूनिकॉर्न की एक यहाँ पर क्या मिली हुई है,
यहाँ पर इस तरह की संरचना वाली एक मुहर मिली हुई है, जिसको माना जाता है कि सिंधु वासियों की अपनी ये मुहर थी। ठीक, इसके अलावा क्या है, ढेर सारे अन्य प्रकार की मुहर भी मिली हुई है। तो मैं जरा नाम बताता हूँ मुहरों में। जैसे कि आयताकार मुहर मिली हुई है, इसमें बेलनाकार, इसमें चौकोआकार मिली हुई है, षटकोणाकार मिली है, इस तरह की मुहरें मिली है। फारस की खाड़ी की मुहर मिली हुई है ना। इसके अलावा पशुपति शिव की जो मुहर मिली है वो हमने देखा, यूनिकॉर्न मुहर है ये भी देखा। तो ढेर सारी प्रकार की मुहरें यहाँ पर मिली हुई है, जो संकेत करती हैं कि व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से ये लोग बहुत आगे रहे होंगे। क्लियर है। तो व्यापार वाणिज्य पे चर्चा कर रहा हूँ, तो मैं दो चीज़ और चर्चा करूँ, आयात और निर्यात क्या होता था। ठीक है, तो आयात क्या करते थे, देखो आप याद कर लो, भारत में जब भी भारत का कोई भी राज्य पढ़ो, विजयनगर वगैरह थोड़ा दक्षिण को छोड़ करके उत्तर भारत के जितने भी राज्य पढ़ोगे वहाँ तीन चीज़ें हमेशा आयात की जाती हैं। पहला क्या आयात किया जाता है, घोड़ा, क्योंकि भारत में लड़ने वाले जो घोड़े हैं, लड़ाई में जो काम आते हैं, वो घोड़े का भी उपयोग नहीं होता, मतलब उत्पादन नहीं होता उनका। दूसरे नंबर पर क्या याद रखना है आपको, सीसा मंगाया जाता है, और तीसरे नंबर पर चांदी। ये तीन चीज़ें भारत में हमेशा मंगाई जाती हैं, और सिंधु वासियों द्वारा भी मंगाई जाती है, क्योंकि भारत में ये नहीं होता था। निर्यात में भी तीन चीज़ें याद कर सकते हो। निर्यात हमेशा क्या क्या होता है, पहला है सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, ये क्या होता था, निर्यात होते थे। दूसरे नंबर पर खाद्यान्न वस्तुएं, बहुत खाने की वस्तुएं हमारे यहाँ से थी, तो खाद्यान्न वस्तुएं निर्यात करते। तीसरा है मसाले। ये तीन चीज़ें भारत से निर्यात होती थी। इसके अलावा कुछ धातुओं के नाम देखो, जैसे कि सोना कहाँ से मंगाते थे, अफगानिस्तान से सोना मंगाते थे, और दक्षिण भारत में जो कोलार खदान है वहाँ से भी क्या करते थे, सोना ये लोग मंगाते थे। इसके अलावा चांदी कहाँ से मंगाई जाती थी, ईरान से मंगाई जाती थी। टीन कहाँ से मंगाया जाता था, ईरान से मंगाया जाता था। तो इस तरह के कुछ आयात वाली वस्तुएं और ध्यान में रख सकते हो। हालांकि आयात निर्यात से क्वेश्चन केवल सोना, चांदी और टिन, इन्हीं चीज को लेकर के आया हुआ है। क्लियर है। तो आयात निर्यात बता दिया, किन किन देशों से या किन किन सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध थे वो याद में रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से पहला है चीन, चीन से व्यापारिक संबंध था। दूसरे नंबर पर यहाँ पर देखो सुमेरिया से था। सुमेरिया का ही नाम देखो, तीन नाम है, सुमेरिया की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, या उसी को बोलेंगे यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, इससे संबंध था। इसके बाद देखो मिस्र की सभ्यता से इनका संबंध था, यूनानी सभ्यता से भी था। ठीक है। और यहाँ पर कुछ नाम आते हैं, बेबीलोन की सभ्यता से था, दिलमन की सभ्यता है, बहरीन और मलक्का, इतनी सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध थे सिंधु घाटी वालों के। क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा मैंने बताया क्या, आर्थिक स्थिति इन लोगों की। नगरीकरण इसमें पढ़ने का रह गया, तो नगरीकरण तो नगरीकरण, तो भारत का कैसा नगरीकरण है, प्रथम नगरीकरण या नगरीय क्रांति का ये सभ्यता क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर है। आगे आते हैं, इसके बाद फिर देखो सामाजिक स्थिति। तो समाज में क्या क्या था, यहाँ पर पहले ही मैंने बताया कि मात्र मूर्तियां बाद बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। तो मात्र सत्तात्मक समाज यहाँ का माना जाता है, कि यानी महिलाएं शासन करती रही होंगी, ऐसा इसमें माना जाता है। इसके अलावा समाज में क्या थे, चार वर्ग थे। ठीक है, अभी हमने देखा था चार वर्ग, तो देखो चार वर्ग में जो तीन वर्ग थे वो कहाँ पर निवास करते थे, और एक वर्ग अलग जगह निवास करता था। तो ये ऊपरी नगर में निवास करते थे। ऊपरी नगर कौन कौन, ऊपरी नगर में कौन कौन निवास करते थे, तो पहला है पुरोहित वर्ग, दूसरा कौन सा है, योद्धा वर्ग, और तीसरा कौन सा है, व्यापारी वर्ग। ठीक है, तो तीन जो वर्ग हैं वो यहाँ पर क्या करते थे, साथ यहाँ पर रहते थे। और एक वर्ग जो था वो उसको कहते हैं आम लोगों का वर्ग, या उन्हीं को ही क्या कहते हैं, श्रमिकों का वर्ग। ये जो है वो यहाँ पर शासन करता था या रहता था। तो चार वर्ग समाज में स्पष्ट तौर पर पाए जाते। ध्यान रखना, यहाँ पर जाति व्यवस्था नहीं पाई जाती थी, और ना ही वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी। यानी सिंधु वासियों ने पेशे के आधार पर विभाजन किया वो ठीक है, लेकिन जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, इस आधार पर विभाजन लोगों ने नहीं किया। ये वैदिक काल में शुरू होगा। आगे देखो, इसके बाद भोजन देखें, तो भोजन में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों टाइप के भोजन ये करते थे। आगे देखो वस्त्र कैसे पहनते थे, तो वस्त्र जो है एक ही कपड़ा पहनते थे, ऊपर से लेकर के नीचे तक का, ये देख रहे हो एक ही तरह का कपड़ा है, तो ऊपर से लेकर के नीचे तक का पूरा एक ही कपड़ा ये पहनते थे। ठीक है, साड़ी पहनना या सलवार सूट वो सब बहुत बाद में निकल करके आएगा। इस तरह के कपड़े हमारे पूर्वजों के पहले होते थे, मान के चलो, इस तरह का संरचना है। आगे इसके बाद देखोगे तो यहाँ पर हम आगे कहाँ पर, तो यहाँ पर प्रसाधन सामग्री, इस पर मैंने ढेर सारी चर्चा की। प्रसाधन सामग्री क्या क्या करते थे, लिपस्टिक लगाते थे, काजल लगाते थे, कंघी का उपयोग करते थे, दर्पण का उपयोग करते थे। तो ये प्रसाधन सामग्री के मामले में काफ़ी तेज थे। इसके अलावा आभूषण देखो, ढेर सारे आभूषण मिले हुए हैं। आभूषण किसके मिले हुए हैं, सोने के मिले हैं, चांदी के मिले हैं, टिन के मिले हुए हैं, तांबे के मिले, कांसे के मिले हुए हैं। इसके अलावा इसमें कहना चाहिए कि लाजवर्द मणि, जो लाजवर्द पत्थर होता है उसका उपयोग किया गया, कई कीमती पत्थरों का उपयोग किया गया। तो ढेर सारे आभूषण यहाँ पर मिलते हैं, जो इनको दिखाते हैं कि ये सौंदर्य पसंद करते रहने वाले लोग रहे होंगे। इसके बाद देखो कुछ कुरीतियाँ थी समाज में, जैसे कि इसमें एक कुर्ती दिख रही है, इसका नाम है पर्दा प्रथा। यहाँ पर पर्दा प्रथा का चलन था। इसके अलावा वेश्यावृत्ति भी यहाँ पर चलती थी, प्रोस्टिट्यूशन यहाँ पर होता था।
तो इतना है समाज के बारे में जानना है सिंधु घाटी कालीन। बस इतना जानोगे तो चल जाएगा। मनोरंजन बताया तो मनोरंजन में घुड़दौड़ करते थे, शतरंज का बोर्ड हमने देखा, शतरंज खेलते थे, और इसके अलावा जानवरों की लड़ाई का भी कुछ इसमें उल्लेख मिलता है, साक्ष्य मिलता है। आगे आते हैं इसके बाद धार्मिक व्यवस्था। क्लियर है, धार्मिक व्यवस्था समझ लें। तो धार्मिक व्यवस्था में देखो किसकी पूजा करते थे, यहाँ पर देख रहे हो स्वास्तिक पूजा प्रधान रूप से पूजी जाती है, तो स्वास्तिक पूजा करते थे। इसके अलावा किसकी किसकी पूजा करते, तो वृक्ष की पूजा करते थे, चंदा सूर्य की पूजा करते थे, ठीक है, पंच महाभूतों की भी पूजा ये करते थे। इसके अलावा लिंग की पूजा, योनि की पूजा ये करते थे। ये अग्नि वेदी मिली हुई है तो यज्ञ भी करते थे। इसके अलावा कहना चाहिए कि जो ताबीज है उसका उपयोग किया गया, इसलिए अंधविश्वासी भी थे। देखो इसलिए मैंने ये लगा रखा हुआ है, अंधविश्वास का ये प्रतीक है, ठीक है। हाँ, नज़र बट्टू बोलते हैं इसको, ठीक है। तो नज़र बट्टू है, इसका उपयोग किया जाता था। इसके बाद देखो यहाँ से ये वाला है पशुपति शिव की प्रतिमा वाली एक क्या मिली है, मुहर मिली है। इस मुहर से ये समझा जा सकता है कि हो सकता है कि लोग योग दर्शन से परिचित रहे हो और ये पशुपति शिव या शिव की पूजा करते रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से देखो ये एक नगर ये मिला हुआ है, वृहद स्नानागार मैंने बताया था। ये जो जगह है वृहद स्नानागार, यहाँ पर क्या किया जाता था, यहाँ पर धार्मिक आयोजन अनुष्ठान किए जाते थे, और यहाँ से पता चलता है कि बड़ी मात्रा में ये यहाँ पर धार्मिक आयोजन का कार्य होता था। तो समझ में आया, पूजा की पद्धतियाँ ढेर सारी पूजा करते थे ये। इसके बाद फिर देखो कला में आ जाते हैं, तो कला में मृदभांड कला, बहुत बड़ी बड़ी मृदभांड मिले, इतने इतने बड़े मैंने देखा नेशनल म्यूजियम में मृदभांड रखे हुए हैं। तो बड़े बड़े मृदभांडों का उपयोग करते थे, और मृदभांडों का बहुत बृहदता रूप था, अलग अलग हर कार्य के लिए अलग अलग टाइप का मृदभांड का उपयोग करते थे। तो यहाँ पर मृदभांड कला विकसित थी। इसके बाद देखो टेराकोट्टा फिगर्स या मृण मूर्तियाँ जिसको हम बोलते हैं, मृण मूर्ति वाले भी ढेर सारी मूर्तियाँ मिली हैं, यानी टेराकोट्टा फिगर्स खिलौने बहुत सारी मात्रा में पाए गए। आगे देखो यहाँ पर से एक और चीज़ याद कर लेते हैं, लिपि, ये भी एक कला के तहत आती है और वाणिज्य व्यापार का संकेत होती है लिपि। तो लिपि का भी प्रयोग करते थे, हालांकि ये जो लिपि है अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, अज्ञात है ये, मतलब अभी तक ये पढ़ी नहीं गई लिपि, लेकिन लिपि इनकी विकसित रूप में रही होगी ऐसा तो माना ही जाता है। आगे इसके बाद देखो यहाँ पर से आ गया चित्रकला लास्ट में। तो कौन सी चित्रकला का उपयोग करते थे, ये क्या करते थे, मिट्टी का जो मटका होता था उसी के ऊपर क्या करते थे, चित्रकारी करते थे। तो इसे देखो ये सांड का जो चित्र बनाया हुआ है, कितना बढ़िया सांड बनाया हुआ है ये मछली का। तो इस तरीके से चित्रकला से भी ये माहिर थे, चित्रकला के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते थे ये लोग। क्लियर है। तो ये हो गया इनकी धार्मिक व्यवस्था। इसके बाद फिर धार्मिक व्यवस्था में एक चीज़ रह गई है, जरा मैं बताता हूँ, यहीं पर बताता हूँ। तो धार्मिक व्यवस्था में देखो शवाधान की पद्धति है ना। तो शवाधान यानी शव को दफनाते कैसे थे, तीन टाइप से दफनाते थे, ठीक। एक को बोलते हैं पूर्ण शवाधान, एक को बोलते हैं आंशिक शवाधान, और एक को बोलते हैं क्या, दाहकरण, ठीक है। तीन टाइप से बनाते थे। तो पूर्ण शवाधान का सिंपल सा मतलब है कि सीधे तौर पर दफना देते थे, जैसे मुसलमानों में जैसे ईसाइयों में दफनाया जाता है, तो पूर्ण शवाधान। आंशिक शवाधान का मतलब जैसे पारसियों में होता है, वो क्या करते हैं, पहले शव को एक जगह पर लटका देते हैं और बाद में वहाँ पर गिद्ध बाज वगैरह उसको खा जाते हैं आधा, और उसके बाद फिर उसको दफनाते हैं, उसको बोलते हैं आंशिक पद्धति। और तीसरा हो गया कौन सा, दाहकरण। दाहकरण का मतलब होता है जला देना, जैसे हिंदुओं में होता है सीधे जला देना। तो ये तीन तरह की शवाधान पद्धति सिंधु घाटी वाले के धार्मिक पद्धतियों में पाई जाती है, तो ध्यान में रखना। अगला मैं आता हूँ कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन वाले स्तर पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया, इसको लेकर के अलग अलग मत हैं, तो सारे विद्वानों का मत याद नहीं करना, जो महत्वपूर्ण है उनका याद में रखना है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर कौन है, जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल का मत क्या था, जॉन मार्शल जो है उन्होंने कहा था कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। साक्ष्य क्या दिया उन्होंने, उन्होंने कहा कि देखो मोहनजोदड़ो में क्या है, एक जगह पर मिला हुआ है बहुत पुराना पानी है, और कार्बन रेटिंग ने ये सिद्ध भी कर दिया, ये जो पानी है वो बहुत ही पुराना है और सिंधु घाटी की सभ्यता के आसपास के समय में आ रही थी। तो उन्होंने घोषित कर दिया कि बाढ़ के कारण क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। लेकिन बाद में पता चला कि भाई केवल बाढ़ का जो है वो कहाँ साक्ष्य मिल रहा है, मोहनजोदड़ो में। इन 13 लाख वर्ग किलोमीटर में पूरे इतने बड़े क्षेत्र में बाढ़ कभी थोड़ी ना आएगी, इसलिए इनका जो मत है वो अस्वीकार्य है। दूसरे जो विद्वान आते हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम है मॉर्टिमर, मॉर्टिमर व्हीलर, ठीक है। तो मॉर्टिमर व्हीलर का कहना था कि देखो कि आर्य आक्रमण द्वारा क्या हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया है। लेकिन ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि देखो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर जो समय है वो मानोगे लगभग 2300 से लेकर के 1750 के आसपास तक का ये समय लोगे, और वैदिक काल का जो समय है वो कैसा है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के ये आता है कहाँ पर, 1000 ईसा पूर्व तक का। अब ये जो समय देखोगे इन दोनों के बीच में, ये 17 और 1500 के बीच में, तो लगभग 200 से लेकर के 250 साल का अंतर है। लेकिन उन्होंने कहा कि आर्य आक्रमण करने के लिए आए भारत में,
और आर्यों ने क्या कर दिया, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कर दिया और उसके बाद अपनी सभ्यता स्थापित कर ली। ये किसका कहना है, मॉर्टिमर व्हीलर का। लेकिन ये ठीक नहीं कह रहे हैं, क्योंकि देखो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो लगभग 200-250 साल के अंदर आराम से हो गया था, और उसके बाद आर्य लोग भारत में आए। तो उन्होंने साक्ष्य क्या दिया वो भी हम थोड़ा विचार करें। तो देखो उनका कहना था कि ऋग्वेद में क्या है, 2 शब्द मिले हैं, ये थोड़ा याद में रखना, ठीक है। यहाँ पर देखो हरियोपिया, हरियोपिया किसको बोलते हैं, सिंधु वासियों को बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर एक ले लिया पुरंदर, पुरंदर किसको बोलते हैं, इंद्र देवता को। तो इनका कहना था कि राजा इंद्र आए या इंद्र देवता आए, पुरंदर का चूंकि मतलब होता है किलो को तोड़ने वाला, पुर का मतलब किला और पुरंदर का मतलब किलो को तोड़ने वाला है, किला भंजक। तो किला को तोड़ने वाले इसने इंद्र ने क्या कर दिया, हरियोपिया पर आक्रमण कर दिया और सिंधु वासियों के जो नगर थे उसको तोड़फोड़ दिया। इसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन मॉर्टिमर व्हीलर की जो बात है वो झूठ है, घोषित हो गई है, क्योंकि देखो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है लगभग 200 से 250 साल में आराम से हो गया था। तो इसलिए कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि आर्यों ने आकर के इस क्षेत्र को तोड़ फोड़ दिया, जला दिया, खत्म कर दिया, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो मॉर्टिमर व्हीलर की अवधारणा, ये वाली अवधारणा भी अस्वीकार है। लास्ट में देखो एक महत्वपूर्ण विद्वान है जिनका नाम क्या है, डी के चक्रवर्ती है, ठीक है। तो डी के चक्रवर्ती का क्या कहना है, इसको समझो, इसको समझोगे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। देखो यहाँ से डी के चक्रवर्ती का कहना है कि देखो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो सबसे पहले क्या थी, पूर्ववर्ती थी। पूर्ववर्ती के बाद क्या कौन सा स्तर आया, नगरीय स्तर आया इसका। और नगरीय स्तर के बाद फिर कौन सा आया, परिवर्ती हड़प्पा आया, ठीक है, परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता। यानी पूर्ववर्ती हड़प्पा पहले आया, ठीक है, फिर उसके बाद नगरीय स्तर का हड़प्पा आया और उसके बाद फिर क्या आया, परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता आया। तो पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता कौन सा है, ताम्रपाषाण काल है, जहाँ पर क्या तांबे से बने हुए औजारों का उपयोग किया गया। जैसे कि कुछ संस्कृतियों के नाम मैंने याद कराया था, आहार संस्कृति, कैथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे, रंगपुर, प्रभास, जोरवे, है ना, इस तरह की संस्कृतियां जो है ढेर सारी वो पूर्ववर्ती हड़प्पा मानी जाती है। जिनमें से कुछ सभ्यताएं, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, यहाँ पर सभ्यता है कौन सा, जोरवे है। और जो जोरवे सभ्यता है ये कहाँ पर थी, ये दैमाबाद में थी, और आगे चल करके क्या हुआ, महाराष्ट्र के दैमाबाद में ही बाद में क्या हो गया, ये शहर के रूप में तब्दील हो गई, पहले गांव थी और बाद में शहर बन गई, ठीक है। तो इस तरह की सभ्यताएं। लेकिन अगर आहार सभ्यता को लोगे तो आहार सभ्यता या आहार संस्कृति का पतन हो गया, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंच नहीं पाई, यानी नगर नहीं बन पाई, गांव से नगर नहीं बन पाई। लेकिन जो नगरीय स्तर की हड़प्पा सभ्यता है ये इसके बाद में क्या हो गई, फिर से परिवर्ती हड़प्पा में चेंज हो गई, यानी फिर से ये गाँव बन गई। इसका उदाहरण कौन सा मिलता है, तो चन्हू दड़ों में मैंने पढ़ाया अभी अभी, तो उसको बैक करके आप देख सकते हो, उसमें एक मिलता है, उसको बोलते हैं झूकर झूकर झांगर संस्कृति, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, झूकर झांगर संस्कृति जो है ये परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति थी, जिससे पता चलता है कि गांव से शहर बना पहले सिंधु घाटी सभ्यता, और शहर से फिर गांव बन गया। तो इसी अवधारणा को देने वाले कौन थे, डीके चक्रवर्ती। और डीके चक्रवर्ती की अवधारणा को क्या कहते हैं, सभ्यता का रूप परिवर्तन, सभ्यता का रूप परिवर्तन इन्होंने कहा। और यही अवधारणा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर के सर्वाधिक स्वीकार की जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पर से क्या हम किसी एक कारण को माने पतन का कारण सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये ठीक नहीं लगता है। देखो एक तो क्या है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है, तो इतने बड़े इस क्षेत्र के पतन के लिए किसी एक कारण को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, किसी एक कारण या किसी एक दो तीन कारण को भी नहीं ठहरा सकते। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक बड़े स्तर पर फैली थी, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में आलमगीर, पूर्व में यहाँ पर सुतका गेंडोर, इतने बड़े क्षेत्र पर जब फैली हुई सभ्यता है उसके पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी होगा, ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बल्कि हमें ऐसा मानना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए अलग अलग कारण क्या रहे होंगे, उत्तरदायी रहे होंगे, ये बात अपने को माननी पड़ेगी। ठीक यही क्या है, इसका निष्कर्ष भी है। क्लियर है। तो यहाँ तक का सिंधु घाटी सभ्यता मैंने पूरा पूरा एक वीडियो में इसको कवर कर दिया है, क्वेश्चंस भी कवर कर दिए हैं। आशा कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चालू हो गई हैं, जो रेगुलर चल भी रही हैं। लाइव क्लास जो है वो ऐप पर चलेगी और चल भी रही है कुछ क्लासेस, तो वो जा करके आप उसका फ़ायदा उठाइए, उसमें एडमिशन ले लीजिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम और पुस्तक का जो व्यवस्था है उस पर भी आप कार्य कीजिए, ठीक है। और पुस्तक खरीदेंगे तो क्या होगा, उसमें क्वेश्चन और पुराने एरिया की चीज़ें मिलती हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको हम पहले कवर कर दें, ठीक है। तो वो चीज़ें कवर हो गई हैं। इसके अलावा आने वाली जो क्वेश्चन है उसकी संभावना के आधार पर भी वो बनाया जाता है, ठीक। तो ध्यान में रखना, सीजीपीएससी इस बार एग्ज़ाम ले रहा है, इसलिए थोड़ा सा पिछले बार जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ है उसकी तुलना में थोड़ा टफ एग्ज़ाम इस बार जरूर होगा एसआई का, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो आशा कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ लगता है तो पूछिए। ठीक है, तब तक मिलता हूँ फिर नए वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।